हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस सेशन में हम 50 एमसीक्यूज़ करेंगे, साथ ही साथ इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखते चलेंगे। ओके, और ये एमसीक्यूज़ चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन से लिया गया है। ये क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज पॉपुलराइज्ड बाय, तो विल्सन के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्पीसीज़ रिचनेस रिफ़र टू, व्हाट इज़ स्पीसीज़ रिचनेस? तो किसी एरिया में कोई स्पीसीज़ कितने नंबर में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं स्पीसीज़ रिचनेस। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया, नंबर ऑफ स्पीसीज़। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स, तो इंडिया जो है भारत मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में से एक है। ठीक है, जहाँ पर मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ मीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी की ऑर्गेनिज्म बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ओके, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट शोज बायोडाइवर्सिटी इज़ हाईएस्ट नियर। ठीक है, लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी मीन्स किसी लोकेशन की डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो ये ग्रेडियंट जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ शो करता है? लोकेशन की सबसे ज़्यादा वैरायटी, सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ रिचनेस जो है वो कहाँ शो करती है? इक्वेटर पे, पोल्स पे, माउंटेन्स पे या डेजर्ट पे? तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा हमारी डाइवर्सिटी ग्रेडियंट शो होती है। ठीक है, कैसे? ये मान लीजिए एक स्फेरिकल बॉल आपका अर्थ है। ठीक है, ये इसके पोल्स हैं और ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, तो इस रीजन पे आपको सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ट्रॉपिकल रीजन्स जनरली हैव। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको, बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, द स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप वॉज एक्सप्लेन बाई। ओके, स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप ये टोटली एनसीईआरटी लाइन है। तो अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट ने बताया था आपके स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप को। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द स्लोप ऑफ स्पीसीज़ एरिया कर्व इज़ रिप्रेजेंटेड बाई। यहाँ पे बात कर रहा है स्लोप की। तो याद रखिए ये जो भी इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है एनसीईआरटी में, स्लोप स्पीसीज़ एरिया कर्व की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप को रिप्रेजेंट करता है आपका z। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इकोलॉजिस्ट एस्टिमेट अर्थ में हैव अबाउट। ठीक है, इकोलॉजिस्ट का कहना है कि अर्थ के पास अबाउट 7 मिलियन स्पीसीज़ हैं। कितनी मिलियन स्पीसीज़ हैं? 7 मिलियन स्पीसीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी लॉस? मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट काइंड ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज इसका क्या है? तो हैबिटेट लॉस, यानी कि वो अपने रहने की जगह को खोते जा रहे हैं, अपने रहने की लिविंग एरिया को अपने खोते जा रहे हैं। इस वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। तो इस बायोडाइवर्सिटी लॉस का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है आपका हैबिटेट लॉस। ठीक है, व्हाट इज़ हैबिटेट लॉस? उनके रहने की जगह। ठीक है, जहाँ पर वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, लिव कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज़ ऑफन कॉल्ड। ये एक जीएस का भी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में इसकी सीधी सीधी लाइन्स भी दी हुई है। तो लंग्स ऑफ द प्लानट कहते हैं हम अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यों इसे कहते हैं? लंग्स का काम क्या होता है? ऑक्सीजन लेना। ठीक है, तो इस वजह से लंग्स ऑफ द प्लैनेट हम कहते हैं अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज़ प्रेजेंट हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट्स मेनली अफेक्ट। फ्रैगमेंटेशन मीन्स क्या होता है? मान लीजिए ये एक जंगल है। ठीक है, और इस जंगल का ये एरिया जो है ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ के द्वारा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो भी पेड़ थे हमने कट कर दिए, तो ये हुआ इसका फ्रैगमेंटेशन। और ये सबसे ज़्यादा क्या अफेक्ट करता है? उस जगह पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म को। तो पॉपुलेशन सर्वाइवल को मेनली अफेक्ट करता है आपका फ्रैगमेंटेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च अफेक्टेड बायोडाइवर्सिटी इन। ठीक है, नाइल पर्च जो है वो एक तरह की फ़िश थी। ठीक है, फ़िश थी जिसको एक लेक विक्टोरिया नाम की लेक में डाला गया था। इस फ़िश ने क्या किया?
उस लेक में प्रेजेंट जितने भी वर्टिब्रेट्स थे उनकी पॉपुलेशन को डिक्लाइन करने लगा, उनको ख़त्म करने लगा। तो इसने क्या किया, वर्टिब्रेट्स को ख़त्म किया, ठीक है। तो इस नाइल पर्च को हम एक टर्म देते हैं इन्वेसिव मतलब आप बाहर से इस ऑर्गेनिज़म को ला करके किसी नई जगह पर इंट्रोड्यूस करो और आफ्टर इंट्रोडक्शन उस जगह पर उस ऑर्गेनिज़म को डालने के बाद जो अदर ऑर्गेनिज़म है वो उनको क्या करे, ख़त्म करना शुरू कर दो। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इन्वेसिव। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च अफेक्टेड बायोडाइवर्सिटी इन, ठीक है। तो लेक विक्टोरिया में ये एक लेक है विक्टोरिया नाम की, जिसमें नाइल पर्च को डाला गया था और इसने जो है वहाँ के प्रेजेंट जितने भी वर्टिब्रेट्स थे उनको बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया था, निगेटिवली अफेक्ट किया था। तो इसका इंट्रोडक्शन कहाँ हुआ था, किस लेक में हुआ था, तो लेक विक्टोरिया में हुआ था, ठीक है। अब अगर हो सकता है क्वेश्चन घुमा के पूछ लें कि नाइल पर्च किस तरह से अफेक्ट करती है, तो एक इन्वेसिव ऑर्गेनिज़म है, ठीक है। तो ये एक इन्वेसिव ऑर्गेनिज़म है और ये निगेटिवली अफेक्ट करती है दूसरे ऑर्गेनिज़म को वहाँ पर इंट्रोडक्शन के बाद। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ये मैंने दिया है, द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव नाइल पर्च टू लेक विक्टोरिया इन 1960s कॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉडर्न मास एक्सटेंशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। देखिए मैंने कहा था ना, इन्वेसिव यहाँ पर टर्म इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि ये एक फॉरेन ऑर्गेनिज़म था, मतलब बाहर से लाया हुआ ऑर्गेनिज़म, मीन्स उस लेक में नहीं पाया जाता था, ठीक है, उसको कहीं और से लाया गया। उस लेक विक्टोरिया में जब इसको डाला गया तो क्या हुआ कि इसने जो अदर वर्टिब्रेट्स थे उनका एक्सटेंशन कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका क्या, लार्जेस्ट मॉडर्न मास एक्सटेंशन ऑफ वर्टिब्रेट्स एज अ वोरेशियस एपेक्स प्रेडेटर। ये एक एपेक्स प्रेडेटर की तरह काम किया। इट डिसिमिनेटेड नेटिव फिश पॉपुलेशन। इसने क्या किया, दूसरी जो वहाँ पे रहने वाली फ़िश थी उनकी पॉपुलेशन को ख़त्म किया, कम किया। फंडामेंटली अल्टर्ड द लेक्स फूड वेब। इसकी वजह से क्या हुआ, जो लेक थी उसका फूड वेब सिस्टम जो है वो अल्टर हो गया, ट्रिगर हो गया और एक्वाटिक सिस्टम जो है वो डिग्रेड होने लगा, ठीक है। तो ओवरऑल नाइल पर्च ने क्या किया, निगेटिवली अफेक्ट किया उस लेक के इकोसिस्टम को, एक्वाटिक इकोसिस्टम को, वहाँ के फूड वेब सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, वहाँ के वर्टिब्रेट्स का उस लेक में रहने वाले वर्टिब्रेट्स का एक्सटिंक्शन करा दिया नाइल पर्च ने। इसलिए ये इन्वेसिव है। ये इन्वेसिव टर्म इसलिए यूज़ होता है ताकि इस चीज़ को शो करता है कि ये ऑर्गेनिज़म जो है बाकी सारे ऑर्गेनिज़म के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, उनकी पॉपुलेशन को हार्म कर रहा है, और ये जो ऑर्गेनिज़म है वो उस पर्टिकुलर लेक में नहीं पाया जाता था, वो किसी और जगह से लाया गया था। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एलियन स्पीसीज़ कैन कॉज। तो एलियन स्पीसीज़ वो होती हैं जो एक्सटेंशन कर दें नेटिव का। व्हाट इज़ एलियन स्पीसीज़, तो एलियन स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं पाई जाती हूँ, ओके, वो कहीं और से आई हुई हूँ। तो वो चीज़ें किसी अगर एरिया किसी लैंड पर गई तो वहाँ रहने वाली चीज़ों का एक्सटेंशन करा दें। नेटिव मतलब जहाँ पे हम बॉर्न होते हो, जहाँ के हम रहने वाले हो, और एलियन स्पीसीज़ मतलब समझ लीजिए आप फॉरेन स्पीसीज़, ठीक है। तो एलियन स्पीसीज़ क्या करती है, एक्सटेंशन करा देती है वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म का। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ एक्सटेंशन ऑफ नेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 14, को एक्सटेंशन अकर्स व्हेन। व्हाट इज़ को एक्सटेंशन। तो को एक्सटेंशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई एक प्रेडेटर है, ठीक है, कोई एक प्रेडेटर है, ठीक है, और वो जिस प्रे को ईट करता था ना, जो वो प्रेडेटर जिस प्रे को ईट करता था वो प्रे ख़त्म होना शुरू हो जाए, ठीक है, ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाए। तो ये तो ख़त्म हो ही रहा है ये प्रे, बट इसकी वजह से क्योंकि इसका शिकार ये प्रेडेटर करता था, इसको ये खाता था, तो ये प्रे ख़त्म होने की वजह से ये प्रेडेटर की भी जो पॉपुलेशन है अफेक्ट होने लगे। जब उसको खाना मिलेगा ही नहीं, प्रे मिलेगा ही नहीं, तो वो भी कैसे जीवित रहेगा। तो को एक्सटेंशन का मतलब होता है दो चीज़ें एक साथ ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। एक तो प्रे ख़त्म हो रहा है प्लस प्रे के साथ साथ उसका प्रेडेटर भी ख़त्म हो रहा है क्योंकि वो भूखा मर रहा है। तो वन स्पीसीज़ डिपेंड्स ऑन अनदर, दिस इज़ कॉल्ड
को एक्सटेंशन, ठीक है। को एक्सटेंशन अकर्स व्हेन वन स्पीसीज डिपेंड्स ऑन अनदर, एक स्पीसीज जब दूसरे पर डिपेंड करती है। जस्ट लाइक दिस केस प्रेडेटर जो है वो प्रे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से को एक्सटेंशन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द इवल क्वाड्रेट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, तो एवल कोऑर्डिनेट सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है, इन चारों में से बस एक चीज़ नहीं है, तो दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है, और ये क्या करता है, पॉजिटिवली पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है, पॉजिटिवली। बाकी हैबिटेट लॉस, एक्सप्लॉयटेशन और एलियन स्पीसीज़ ये कहीं ना कहीं किसी भी नेटिव ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, उनकी पॉपुलेशन को डिक्लाइन करते हैं, इनको हार्म करते हैं, ये तीनों चीज़ें। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, ओवर एक्सप्लॉयटेशन लेड टू एक्सटेंशन ऑफ, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से एक्सटेंशन होता है किन चीज़ों का, स्टीलर सी काऊ का। ये एक एग्जांपल है जिसका स्टीलर सी काऊ, जिसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ और जिसकी वजह से ये काऊ जो है वो एक्सटेंट हो गई, ओके, मतलब ख़त्म हो गई अर्थ से। क्वेश्चन नंबर 17, IUCN स्टैंड्स फॉर, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑलरेडी आ चुका है इसका फुल फॉर्म, तो इंटरनेशनल यूनिट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये फुल फॉर्म है आपका IUCN का। याद रखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, मैंने यूनिट बोल दिया था पहले, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे क्या है, यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 18, द रेड डेटा बुक कंटेन्स, तो रेड डेटा बुक जो है वो कंटेन करता है क्या, आपका थ्रेटेंड स्पीसीज़ लिस्ट। व्हाट इज़ थ्रेटेंड स्पीसीज़ लिस्ट, तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स इकोसिस्टम सर्विसेज वर्थ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एनुअली, ऑप्शन 1 है, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन का मतलब क्या था कि जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी, वो इकोसिस्टम को जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसकी क्या कीमत है, तो उसकी कीमत है आपकी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एनुअली। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, पॉलिनेशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ, व्हाट इज़ पॉलिनेशन, जब पॉलन ग्रेन्स जो हैं, पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, ठीक है, स्टिग्मा पर, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन एग्जांपल है किस चीज़ का, एक इकोसिस्टम सर्विस का, क्योंकि ये जो है वो एयर के थ्रू भी होता है, विंड के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, एनिमल्स के थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। तो पॉलिनेशन जो है वो किसका एग्जांपल है, एक इकोसिस्टम सर्विस का। क्वेश्चन नंबर 21, स्केयर्ड ग्रूव्स हेल्प इन, सबसे पहले इस बात जानिए आप कि स्केयर्ड ग्रूव्स मतलब क्या होता है। तो स्केयर्ड ग्रूव्स मतलब वो होता है कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर जो उनके लोकल ट्राइबल्स हैं वो जंगल के एक पार्ट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते हैं। उनकी ये मान्यता रहती है कि अगर हम उस जगह को डिस्टर्ब करेंगे, वहाँ के प्लांट्स या किसी भी चीज़ को अगर लेंगे, तो वहाँ के जो उनके भगवान हैं वो उनसे गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब उनको वो थोड़े रिलीजियस धर्म से जोड़ करके उस चीज़ को देखते हैं। तो स्केयर्ड ग्रूव्स जो है वो हेल्प करता है, किस लिए, हमारे इन सिटू कंजर्वेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जब हम इस मान्यता से चलेंगे कि जंगल का एक पार्ट जो है वहाँ पे हमारे भगवान बसते हैं और हम उस चीज़ को टच नहीं करेंगे, हम वहाँ के जो इकोसिस्टम है, जो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स हैं, जो वहाँ के ट्रीज़ हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में रहने देंगे, तो उस तरह से क्या होता है कि उस जंगल का एक तरह से कंजर्वेशन रहता है, ठीक है, वो उसको बचा करके रखते हैं। तो इस तरह के बचाव को हम क्या कहते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। इन सीटू मतलब उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में रह करके उसको कंजर्व किया जाता है, ठीक है। तो स्केयर्ड ग्रूव जो है इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आपका, इन सीटू कंजर्वेशन मीन्स, तो इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्विंग इन नेचुरल हैबिटेट, इन सीटू नेचुरल हैबिटेट में किसी को कंजर्व करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, नेशनल पार्क्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है, नेशनल पार्क जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल होता है। क्वेश्चन नंबर 24, बायोस्फीयर्स रिजर्व्स आर डिज़ाइन टू, बायोस्फीयर जो है वो किस लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि किसी इकोसिस्टम को, लार्ज इकोसिस्टम को हम आराम से प्रोटेक्ट करें, ठीक है, लार्ज इकोसिस्टम को हम आराम से प्रोटेक्ट कर सकें, इस वजह से बायोस्फीयर को डिज़ाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, एक्स सीटू कंजर्वेशन इंक्लूड्स, व्हाट इज़ एक्स सीटू कंजर्वेशन, तो जब हम उसको किसी अपने नेचुरल हैबिटेट से निकाल करके ला करके किसी और जगह पे प्रिजर्व करते हैं,
तो दैट इज़ कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन, और ये इंक्लूड करता है आपके बोटानिकल गार्डन्स को। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, क्रायो प्रिजर्वेशन इन्वॉल्व स्टोरेज एट। तो क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो मीन्स लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर। तो क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब होता है लो टेम्परेचर पे किसी चीज़ को प्रिजर्व करना, स्पेशली सीड्स को आपके, ठीक है। तो ये इन्वॉल्व करता है स्टोरेज एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, जीन बैंक्स कंजर्व। तो जीन बैंक कंजर्व करते हैं आपके जेनेटिक मटेरियल को। क्वेश्चन नंबर 28, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर द रीजन्स विथ। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जो होते हैं वो हाई एंडेमिज्म एंड थ्रेट ऑर्गेनिज्म को अपने पास रखते हैं। व्हाट इज़ एंडिज्म? एंडिज्म का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाने वाली स्पीसीज़, ठीक है, वो स्पीसीज़ सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाएगी और कहीं नहीं पाई जाएगी, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एंडिज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, नॉर्मन मेयर्स प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो नॉर्मन मेयर ने प्रपोज किया था कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, इंडिया हैज़ हाउ मैनी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स पर्टिकुलरली फुल्ली रिप्रेजेंटेड। तो हमारे इंडिया के पास टोटली 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए इसको, 4। ओके, और ओवरऑल वर्ल्ड में आई गेस 34 हॉट स्पॉट्स हैं। हाँ, 34 हॉट स्पॉट्स हैं वर्ल्ड में। ओके, टोटल 23 पहले थे, अभी फिर 8 और ऐड ऑन हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21, वेस्टर्न घाट्स इज़ अ। तो वेस्टर्न घाट जो है वो एक तरीके का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। क्वेश्चन नंबर 32, एंडेमिक स्पीसीज़ आर। मैंने अभी पीछे बताया था एंडेमिज्म, एंडेमिक स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही, पर्टिकुलर रीजन में ही पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड टू द रीजन, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज साइंड एट। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे कन्वेंशन जो है वो आपका साइन हुआ था अर्थ समिट 1992 में, ठीक है। और ये अर्थ समिट हुआ कहाँ था? तो रायो दी जेनेरियो में हुआ था। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 34 क्वेश्चन क्या था? अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन रायो दी जेनेरियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, द राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस वॉज प्रपोज्ड बाई। तो व्हाट वाज द राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस? तो राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस ये थी कि इन्होंने इकोसिस्टम को एक प्लेन बनाया, ठीक है। प्लेन सपोज किया, इमेजिन करिए आपका इकोसिस्टम एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन है आपका, ठीक है। और की स्टोन जो स्पीसीज़ हैं वो इसकी विंग्स हैं, ठीक है। की स्टोन स्पीसीज़ जो है वो इसकी विंग्स हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जो राइवेट है वो एक तरीके का नट बोल्ट है जो पूरे एरोप्लेन को जोड़े रखता है आपस में, ठीक है। और अगर हम ह्यूमंस जो है इस एरोप्लेन में बैठते हैं, अपनी एक एक सीट लेते हैं और इस सीट लेने के बाद हम ये करते हैं कि एक एक नट बोल्ट निकाल करके अपने घर ले जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एरोप्लेन को हार्म पहुंचता है। लेकिन जब तक हम अपनी सीट वाली एरिया की नट बोल्ट को निकालते हैं तब तक तो तुरंत के तुरंत इनिशियली फास्टर रेट पर इकोसिस्टम को कोई हार्म नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके होता है। बट कोई ह्यूमन अगर इन की स्टोन स्पीसीज़ को ही निकालने लगे, ठीक है, या की स्टोन स्पीसीज़ वाली नट बोल्ट को निकालने लगे तो क्या होगा? एरोप्लेन तुरंत इम्बैलेंस हो जाएगा और प्लेन क्रैश हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से बताया गया है कि की स्टोन स्पीसीज़ जो है वो हमारी विंग्स है, उस एरोप्लेन की विंग्स है, जिसका की स्टोन स्पीसीज़ जो है वो एरोप्लेन के बैलेंस को बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह से की स्टोन स्पीसीज़ जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे इकोसिस्टम को प्रॉपरली वे में चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर ये डिस्टर्ब हुई तो हमारा पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा। तो दिस वाज द राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस फॉर द इकोसिस्टम। इन्होंने एक एरोप्लेन को सपोज किया कि आप समझिए इकोसिस्टम हमारा पूरा एरोप्लेन है और उस इकोसिस्टम का जो विंग्स है वो है हमारा की स्टोन स्पीसीज़, ठीक है। राइवेट मतलब हुआ एक नट बोल्ट, ठीक है। एरोप्लेन जो पूरा फिक्स है वो किस चीज़ से है? आपका राइवेट की वजह से। अगर हमने राइवेट को डिस्टर्ब किया तो क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। पहले इनिशियली तो हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट लेटर ऑन हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो ये हाइपोथेसिस जो थी वो आपकी दी थी पाउल एहरिच ने, ओके। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 36, राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस कंपेयर्स इकोसिस्टम टू। देखिए मैंने जो आपको पीछे कहानी बताई उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है कि राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो है इकोसिस्टम को किस चीज़ से कंपेयर करती है, तो वो एरोप्लेन से करती है, एयरप्लेन से। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, लॉस ऑफ की स्पीसीज़ में, देखिए की स्टोन स्पीसीज़ की बात कर रहा है यहाँ पे, अगर वो लॉस होती है तो क्या होगा, हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट, बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करती है, बढ़ाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, द टर्म बायो प्रोस्पेक्टिंग रेफर्स टू, जो टर्म बायो प्रोस्पेक्टिंग है वो रेफर करता है एक्सप्लोरिंग बायोडाइवर्सिटी फॉर यूजफुल प्रोडक्ट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, द सीड बैंक्स आर यूज्ड इन, तो सीड बैंक जो है वो हमारे एक्स सीटू कंजर्वेशन में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 1, द अर्थ समिट एम्फेसाइज्ड, तो अर्थ समिट जो है वो हमारा बताता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम अपनी आज की नीड को तो पूरा करें इकोसिस्टम के थ्रू, ठीक है, आज की नीड तो हम अपनी पूरी करें, साथ ही साथ हम इकोसिस्टम को ज़्यादा हार्म ना करें और इस तरह से अपने इन्वायरमेंट को यूज़ करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इस इकोसिस्टम से रिलेटेड चीज़ें यूज़ कर सके। तो दिस इज़ टोटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पॉइंट भी दिया हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल फॉर मीटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, गोल्स वाइल साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ sustaining the ability of natural systems to provide the natural resources and ecosystem services upon which the economy and society depends. Question number 42, which level of biodiversity includes variation within species? ठीक है, स्पीसीज़ के अंदर जो वेरिएशन होता है वो किस लेवल की बायोडाइवर्सिटी को इंक्लूड करती है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिफर्स टू डाइवर्सिटी एट, तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो डाइवर्सिटी को रिफर करती है एट इकोसिस्टम लेवल, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, मैंग्रोव्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर, तो मैंग्रोव हमारे इम्पॉर्टेंट है कोस्टल इकोसिस्टम कंजर्वेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, अ थ्रेटेंड स्पीसीज इज़ वन दैट, थ्रेटेंड स्पीसीज़ क्या होती है, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या होती है, वल्नरेबल स्पीसीज़ क्या होती है, इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पे जो बात हो रही है थ्रेटेंड स्पीसीज़ की, तो थ्रेटेंड स्पीसीज़ वो होती है जिसके जो फेस कर रही हो रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, मतलब लुप्त होने का रिस्क फेस कर रही है, मतलब इस अर्थ से ख़त्म हो जाने का रिस्क जो है वो फेस कर रही हो, उसे हम कहते हैं थ्रेटेंड स्पीसीज़। यहाँ पे हम देख रहे हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के मतलब क्या होता है, इंडेंजर्ड मीन्स जिसका एक्सटेंशन जो रिस्क है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, टॉप लेवल है, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ उसे कहते हैं, जैसे हमें सबसे पहले बचाना चाहिए, जो बस अब ख़त्म ही होने वाला है, हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन पे है। व्हाट इट मीन्स, अ स्पीसीज़ दैट इज़ एक्टिवली इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन अक्रॉस ऑल और अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स नेचुरल रेंज, देयर पॉपुलेशन हैव ड्रास्टिकली श्रंक, उनकी पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा घट चुकी है, और देयर हैबिटेट हैज़ बिन सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड, और उनके रहने की जगह जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है। एग्जांपल्स क्या हैं इसका, सुमंत्रन, औरंगुटन, ब्लू व्हेल एंड माउंटेन गॉरिला, ये सब क्या है, ये तीनों जो है क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, मीन्स ये क्या है, हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर 2, थ्रेटेंड, यहाँ पे जो टर्म यूज़ हुआ था आपका थ्रेटेंड स्पीसीज़, व्हाट इज़ दैट, तो ये भी हाई रिस्क होता है, बट व्हाट इट मीन्स, एन अम्ब्रेला टर्म दैट इंक्लूड द वल्नरेबल, इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडर्ड categories under specific laws like the Endangered Species Act. It often specifically refers to species that are likely to become endangered in the foreseeable future. इसका मतलब क्या हुआ थ्रेटेंड स्पीसीज़ का, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको हमने कंजर्व नहीं किया तो इन फ्यूचर जो है ये भी जो है वो ये स्पीसीज़ भी जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के अंडर आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हायर रिस्क पे है वो आपका क्या है, इंडेंजर्ड है, फिर दूसरा आपका क्या है, थ्रेटेंड है, ठीक है, फिर आपका थर्ड नंबर पे आपका क्या आ रहा है, वल्नरेबल आ रहा है, ओके,
थर्ड नंबर पे आपका क्या आ रहा है, वल्नरेबल आ रहा है। इसके एग्जांपल जो है आपके स्नो लेपर्ड थ्रेटेंड स्पीसीज में आ रहा है, अफ्रीकन एलिफेंट एंड बर्ड ईगल। अगर इनके लिए आपने सेफ्टी स्टेप्स नहीं लिए तो ये स्पीसीज़ भी जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में ऐड ऑन हो जाएंगी। ओके, नाउ पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, वल्नरेबल दैट इज मॉडरेट टू हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, स्पीसीज दैट आर नॉट येट इंडेंजर्ड बट फेस अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड इज अ मीडियम टर्म फ्यूचर। दिस टिपिकली हैपन्स इफ देयर पॉपुलेशन ड्रॉप्स बाई 30 to 50% और इफ देयर जोग्राफिकल हैबिटेट श्रिंक्स टू अ वेरी स्मॉल एरिया। एग्जाम्पल क्या है वल्नरेबल स्पीसीज़ के, चीता, हिप्पोपोटामस एंड पोलर बियर। ओके, चीता भी जो है आपका वल्नरेबल स्पीसीज़ में आ रहा है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, विच इज़ एन एक्स सिटू कंजर्वेशन फैसिलिटी। एक्स सिटू कंजर्वेशन कौन सा है, ये ऑप्शन आपका जू जो है वो आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंडर आ रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड ऑन किए हैं इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन के लिए। इन सीटू कंजर्वेशन को हम ऑन सीटू कंजर्वेशन भी कहते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन इन्वॉल्व प्रोटेक्टिंग द इंटायर इकोसिस्टम एंड इट्स इनहैबिटेंट्स विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इन सीटू मतलब उनके नेचुरल हैबिटेट में आप कंजर्व कर रहे हो, ठीक है, कहीं और ले जा कर के उनको कंजर्व नहीं कर रहे हो। पर्टिकुलरली जहाँ वो रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म, आप उस पूरी एरिया को कंजर्व कर रहे हो। दिस अलाउज स्पीसीज टू कंटिन्यू देयर नेचुरल इवोल्यूशन एंड अडाप्टेशन प्रोसेस। ये इन सिटू कंजर्वेशन जो है ये सपोर्ट करता है for their species to continue their natural evolution and adaptation process. Okay, now in situ conservation के examples क्या हैं आपके, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ स्केयर्ड ग्रुप्स, तो ठीक है, तो स्केयर्ड ग्रुप्स जो है स्पेसिफिकली मीनिंग जो है इनका खासी एंड जिनाटिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, जिसके बारे में हमने थोड़ी भूत से रिलेटेड कहानी सुनी थी। अभी एक ध्रुव राठी का वीडियो भी आया था अरावली हिल्स पर, ठीक है। वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके स्केयर्ड ग्रुप्स। स्केयर्ड ग्रुप्स वो एरिया होते हैं जहाँ पे लोगों की रिलीजियस मान्यता होती है धर्म से रिलेटेड कि भाई हम उस जंगल में या उस जंगल के उस पोर्शन में जो है, किसी जंगल के उस पोर्शन में वहाँ पे वो भगवान उनके बसते हैं, आप वहाँ की चीज़ों को डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। ऐसी मान्यता रखने से क्या होता है, इन सीटू कंजर्वेशन होता है उस जगह का। ओके, नाउ एक सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, ऑफ साइट कंजर्वेशन। ऑफ साइट कंजर्वेशन मतलब इस एरिया का वो ऑर्गेनिज्म था और एरिया 1 का, बट उसको सेव करने के लिए हम उसको एरिया 2 में लेकर के आते हैं ताकि ये वहाँ पे प्रिजर्व रहे। तो इसे हम कहते हैं एक्स सिटू या ऑफ साइट कंजर्वेशन। ये प्रिजर्वेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स। उन ऑर्गेनिज्म को उनके नेचुरल हैबिटेट्स से हटा करके कहीं और ला करके रखा जाता है और उनको प्रिजर्व किया जाता है। दिस अप्रोच इज़ आइडियल व्हेन अ स्पीसीज इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड रिक्वायर्स इमीडिएट प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स और हार्मफुल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। एक सिटू कंजर्वेशन के भी आपके एग्जांपल है, जूलॉजिकल पार्क है जिसे हम जू कहते हैं, बोटानिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स क्या हैं, देखें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक जो है वो भी किसके अंडर आती है, आपकी एक सीटू कंजर्वेशन के अंदर आ रही है, ठीक है। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन आपकी एक सीटू कंजर्वेशन के अंदर आ रही है। टिश्यू कल्चर प्रोपेगेशन भी इसके अंडर ही आ रही है। सीड बैंक्स भी इसके अंडर आ रही है। तो ये थोड़े डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ के अंदर आ रही है, एक सिटू कंजर्वेशन के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हेल्प्स टू मेंटेन। तो बायोडाइवर्सिटी का बचाव जो है वो किस चीज़ को मेंटेन करता है, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 48, हॉट स्पॉट्स ऑक्यूपाई ए स्मॉल लैंड एरिया बट कंटेंट। तो हॉट स्पॉट जो है वो एक स्मॉल लैंड एरिया तो ऑक्यूपाई करता है, बट ये क्या कंटेन करता है, हाई स्पीसीज रिचनेस। हॉट स्पॉट हम इसीलिए कहते हैं, हॉट स्पॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो इस एरिया में
जो है स्पीसीज़ रिचनेस जो है वो बहुत हाई रहती है, ठीक है। व्हाट इज़ स्पीसीज़ रिचनेस, मतलब इनमें जो नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हाई स्पीसीज़ रिचनेस है। क्वेश्चन नंबर 49, द बायोडाइवर्सिटी चैप्टर मेनली स्ट्रेसेस। तो बायोडाइवर्सिटी इस चैप्टर जो है वो कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ के बारे में हमें बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, द बेस्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फॉर कंजर्वेशन इज़। तो बेस्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो है वो कंजर्वेशन के लिए क्या है आपका, कि आप ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, जहाँ वो रहते हैं उस जगह को आप प्रोटेक्ट करो, सेफ रखो। तो ये जो है लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन होगा, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी फॉर द लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप एक थम्स अप ज़रूर दोगे इस वीडियो को, एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब भी करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।